अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज जिनाह कैंपस मरियम कैंपस से है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा ये फ़र्स्ट ईयर की एक सीरीज़ शुरू हुई है ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से। तो फर्स्ट ईयर के हवाले से ये लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में हमारा टॉपिक जो था वो सेट से रिलेटेड कंप्लीट हुआ था। 2.3 एक्सरसाइज वो अलहदा टॉपिक था। इस लेक्चर में हमने आगाज़ करना है एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है जी लॉजिक। अब लॉजिक क्या है, किस तरीके से बनती है, क्या होता है इसमें, तो 2-3 बातें इसमें हम शेयर करेंगे। उन 2-3 बातों को आप लोगों ने ज़रा अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 में बताता चलूँ, 2.4 का आगाज़ होने जा रहा है और पेज नंबर बच्चों आपके पास 47 है आपकी बुक के ऊपर, जो आपने ओपन करना है। और तरतीब आपको मालूम है कि किताब आपने साथ लेकर बैठनी है, क्योंकि ये पेज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये पेज मेरे लिए, मैंने अपने लिए लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ रेफरेंसेस में यहाँ से कोट कर रहा हूँ, आप लोगों ने बुक अपनी सामने रखनी है। बच्चों, पेज नंबर 47 पर एक हेडिंग लगी हुई है हमारे पास, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। बच्चों, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक जो है इसको आपने समझना है, इसके ऊपर बहुत सारी बात है जो हमने करनी है। बच्चों, इंडक्शन और डिडक्शन क्या होती है? इंडक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी राय दे रहे हैं, और डिडक्शन का मतलब होता है किसी मौजूदा राय से कुछ चीज़ ले रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है और इसमें कोई मुश्किल कहानी नहीं है। इंडक्शन का मतलब क्या है? कुछ अपनी तरफ से देना, और इंडक्शन का मतलब किसी से अखज़ करके लेना। तो ये 2 लफ्ज़ हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इस पेज के अंदर, पहली लाइन के अंदर, इन डेली लाइफ वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के हवाले से बहुत सारे मुशाहिदात को देखते हुए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए एक रिज़ल्ट हम अपने जहन में सोच लेते हैं, एक नतीजा सोच लेते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंसेस रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड। अब उसने कहा जी, एक आदमी जो है पेंसिलिन का इंजेक्शन लेता है, तो जब भी पेंसिलिन का इंजेक्शन लेता है उसके बाद उसको फ़ौरन उसका रिएक्ट होता है। उसने 2 दफ़ा ये तजर्बा करके देख लिया। तो अब ये पेंसिलिन का जो इफ़ेक्ट है वो उस पर्सन पे हो रहा है, हर किसी पे नहीं हो रहा। तो उस बंदे ने अपने हवाले से ये बात जनरलाइज कर ली दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन। वो बंदा जो है वो पेंसिलिन से एलर्जिक है। वी जनरली फ्रॉम ओपिनियन अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कॉन्टेक्ट्स ओनली। कहते हैं कि हम दूसरों के मुतालिक एक राय कायम कर लेते हैं, सिर्फ कुछ लोगों के मुंह से बात सुनकर हम दूसरों के मुतालिक राय कायम कर लेते हैं। तो वो जो राय कायम करने का अमल है, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज़ कॉल्ड इंडक्शन। तो वो जो नतीजा अखज़ करने का एक तरीका है वो क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। अब इस सारी बात में आप देख लें कि कहीं पे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, इसमें कहीं पे कोई परफेक्ट बात नहीं थी, कोई अथेंटिक कोई फैक्ट नहीं था, कोई रूल नहीं था जिससे बात निकाली गई हो। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर कुछ लोगों की राय के मुताबिक, कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक हमने ये रिज़ल्ट अखज़ कर लिए। तो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं इंडक्शन का। तो इंडक्टिव रीजनिंग इज़ यूजफुल इन नेचुरल साइंसेज वेयर वी हैव टू डिपेंड अपॉन repeated experiments or observations. In fact, greater part of our knowledge is based on induction. तो कहते हैं कि हमारे नॉलेज का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो डिपेंड करता है इंडक्शन पर। ज़ाहिरी बात है, देखें जितने भी साइंसेस हैं उन सब का जो आगाज़ है वो कहाँ से होता है? इंडक्शन से होता है। अब इंडक्शन जब तक नहीं बनती, जब तक आपके पास कोई एक मफरूज़ा नहीं कायम करते, जब तक आप कोई राय नहीं बनाते, तब तक आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए नॉलेज कोई भी हो, उसका जो बेसिक पार्ट होता है वो क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होने जा रहा है वो है डिडक्शन। उसमें यहाँ पे लिखता है ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत सारे मौके ऐसे भी होते हैं कि वी हैव टू अडॉप्ट द अपोजिट कोर्स, हम एक दूसरा रास्ता भी इख्तियार करते हैं। वो क्या है? वी हैव टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स। जब हम कोई रिज़ल्ट अखज़ करते हैं पहले से मौजूद फैक्ट्स की बुनियाद पर, पहले से मौजूद नताइज की बुनियाद पर, उसको हम नाम देते हैं डिडक्शन का। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स
ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड रेपुटेशन। कहते हैं हम डॉक्टर्स और लॉयर्स से मिलते हैं उनकी गुड रेपुटेशन की वजह से, क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होता है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया होता है कि ये डॉक्टर जो है इसका तरीका इलाज जो है वो बहुत अच्छा है, या ये लॉयर जो है इसका जो रीजनिंग का वे है जज के सामने वो बहुत अच्छा है। तो वो जब हमें दलील देते हैं, जब हम तजर्बात की रोशनी में बताते हैं कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो उन रिजल्ट से जब हम कोई बात अखज़ करते हैं कि ये जज या ये वकील ये डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, तो इस वे को हम नाम देते हैं बच्चों डिडक्शन का। दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू। जब आप किसी बिलीव्ड प्रीमिसेस के ऊपर डिपेंड करते हुए कोई रिजल्ट अखज़ करते हैं, इस कॉल्ड डिडक्शन। वो क्या कहलाता है? डिडक्शन कहलाता है। तो वन यूजफुल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो डिडक्शन की एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी किताब में लिखी हुई है, वो लिखता है ऑल मैन आर मॉर्टल, कि तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है। वी आर मैन, हम भी इंसान हैं, तो देयर फॉर वी आर आल्सो मॉर्टल, तो हमें भी फना हो जाना है, हम भी फ़ानी हैं। तो डिडक्शन इज़ मच यूज्ड इन हायर मैथमेटिक्स। कहते हैं डिडक्शन जो है ये हायर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत मुफीद होती है, बहुत यूज़फुल होती है। इन टीचिंग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वी जनरली रिसॉर्ट द इंडक्टिव मेथड फॉर इंस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं कि जिसमें हम सीक्वेंसेस देखते हैं, सीक्वेंसेस को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पहली 3 टर्म्स ये हैं तो चौथी टर्म क्या आनी चाहिए। तो बच्चों ये वाला जो रिजल्ट है ये अभी हम इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमें समझ नहीं आएगा। ये चैप्टर नंबर 6 का जब हम आगाज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। बहरहाल इंडक्शन और डिडक्शन सिंपल लफ्ज़ों में कि जब हम कोई राय अपनी तरफ से देते हैं तो वो इंडक्शन है, और जब किसी पहले से मौजूद फैक्ट्स या रिज़ल्ट से कोई चीज़ अखज़ करते हैं, कोई नतीजा निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इस टॉपिक के अंदर जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या है, उसको हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पे बच्चों पेज नंबर 48 है, इसको आप ज़रा देखेंगे। पेज नंबर 48, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अरिस्टोटल एंड नॉन अरिस्टोटल लॉजिक। बच्चों अरिस्टोटल और नॉन अरिस्टोटल लॉजिक को पढ़ने से पहले इसकी बिल्कुल ये पहली लाइन आप देखेंगे, इसी के अंदर ये पहली हेडिंग के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है फॉर रीजनिंग। मेरा ख्याल है आपको ये लाइन नज़र आ गई होगी आपकी बुक के ऊपर जो आप खोल के बैठे हुए हैं। फॉर रीजनिंग वी हैव टू यूज़ प्रोपोजिशंस। हम क्या करते हैं? रीजनिंग के लिए प्रोपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे जहन में पहला सवाल ये आता है कि प्रोपोजिशंस होती क्या हैं। बच्चों जब तक हमें प्रोपोजिशंस का नहीं ना मालूम तो हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। तो प्रोपोजिशंस का बारे में इल्म होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रोपोजिशन क्या है? कहते हैं अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। ये यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ये डिक्लेयर कर सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना कोई बात भी। देखिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या वो सही हो जाता है या वो गलत हो जाता है, एकदम तो कोई दोनों चीज़ें मिक्स तो नहीं हो सकती ना कि ट्रू भी और फॉल्स भी हो। तो ये यही कह रहा है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा रिज़ल्ट जिसको हम डिक्लेयर कर सकें, जिसके बारे में ये वजाहत दे सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे किसका? प्रोपोजिशन का। यानी कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहता हूँ ओपन द डोर। अब मैंने सिर्फ बात की है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब इसमें ना कोई बात सही है ना कोई बात गलत है, मैं इसको डिक्लेयर कर ही नहीं सकता कि ये सही है या गलत है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं है। अब मैं एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जी 2 + 2 = 4। जी आप लोगों के जहन में फ़ौरन बात आई सही है, तो आपने सही डिक्लेयर किया ना इसको। तो यानी यहाँ पे ये 2 + 2 = 4 वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है? प्रोपोजिशन है। क्लियर हो गई बात? तो मेरा ख्याल है कि आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। तो हर वो बात जिसके लिए आप ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर कर सकें, जिसको वजाहत दे सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हमारे पास प्रोपोजिशन होगी। और जिसकी हम वजाहत ना दे सकें, जिसके बारे में हम ये फैसला ना कर सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। तो बच्चों हमारे इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हमने काम करना है प्रोपोजिशन के ऊपर, हमने इसके अलावा और किसी स्टेटमेंट पे काम नहीं करना। यानी हमें वो स्टेटमेंट्स चाहिए जो या ट्रू हैं या क्या हैं? फॉल्स हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स चाहिए या ट्रू हैं या वो क्या हैं? फॉल्स हैं। इसके अलावा हमें और कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की।
तो अरिस्टोटल जो था वो इस बात पर यकीन रखता था कि हमारे पास जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके दो ही आउटकम्स होते हैं, यानी या वो ट्रू होता है या वो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये बात हमने अपने जहन में रखनी है। तो अरिस्टोटल जो था वो इस नज़रिए का हामी था कि हर स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब नॉन अरिस्टोटल लॉजिक कौन सी है, यानी हर वो लॉजिक, हर वो स्टेटमेंट जिसमें दो से ज़्यादा आउटकम्स आना शुरू हो जाएं, उसको हम नाम दे देंगे किसका, नॉन अरिस्टोटल लॉजिक का, क्योंकि अरिस्टोटल जो था वो इसका हामी था ही नहीं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे यही बात पढ़ी हुई है कि पूरी अरिस्टोटल की यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर कहानी दी हुई है। इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान से लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। बड़ी डिटेल के साथ मैंने बता दिया कि जिस चीज़ के दो आउटकम्स हैं, ट्रू या फॉल्स, वो अरिस्टोटल लॉजिक में जाएगी, जिसके दो से ज़्यादा आउटकम्स हैं वो अरिस्टोटल लॉजिक में नहीं जाएगी, हम उसको नॉन अरिस्टोटल लॉजिक कहेंगे। तो बच्चों, अब चूँकि मैंने पहले बता दिया कि आपको हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस ही प्रोपोजिशंस को करना है। अब प्रोपोजिशंस के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर आपके पेज पर लिखे हुए हैं, पेज नंबर 48 के लास्ट में सिंबॉलिक लॉजिक। तो ये सारे ऑपरेशंस हमने समझने हैं, इन सारे ऑपरेशंस को इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे, अगले लेक्चर में हम इनको यूज़ करेंगे। तो अगले लेक्चर से पहले आपको ये सारे सिंबल्स और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी याद हो जानी चाहिए, ताकि अगले लेक्चर को समझाने में हमें आसानी हो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो पहला सिंबल लिखा हुआ है, इसके आगे इसका नाम भी लिखा हुआ है कि इसको हम नॉट पढ़ते हैं, और इसको जाहिर करते हैं किसके साथ, ये इस सिंबल के साथ, नॉट पी, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको यहाँ पे निगेशन ऑफ पी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके दो नाम है, नॉट पी कहा जाएगा या निगेशन पी कहा जाएगा। अब ये जो नॉट पी और निगेशन पी है, तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। नॉट पी यानी जो पी है उसका रिजल्ट उलट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट पी हो जाएगा। अब ये पी क्या है, तो बच्चों पी जो है ये हमारे पास प्रोपोजिशन है, जिसके बारे में हमने पहले फैसला किया हुआ है कि वो स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर कर सकें वो हमारे पास पी है। तो इसका मतलब है पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन है जिसके बच्चों दो ही आउटकम्स हैं, या वो ट्रू होगा या वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इज इट क्लियर? तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मैंने एक प्रोपोजिशन पी जो है वो पिक कर लिया, उस प्रोपोजिशन के मैंने दो आउटकम्स बना लिए, या वो ट्रू होगा या वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बच्चों अब मुझे कैलकुलेट करना है निगेशन पी को। तो निगेशन पी क्या होगा या नॉट पी क्या होगा, देखिए मैं इसके साथ ऑपरेटर लगाऊंगा ये वाला नॉट पी। अब नॉट पी यानी पी को आपने क्या करना है, निगेट करना है, उसको उलट करना है। जो ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगा और जो फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। बड़ा सिंपल सा पॉइंट बताया है कि निगेशन पी का मतलब ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोपोजिशन पी हमारे पास आए तो उस पर ये वर्क करेगा। भाई जिस भी प्रोपोजिशन के साथ ये ऑपरेटर लग जाएगा उस प्रोपोजिशन के साथ यही काम होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और प्रोपोजिशन है जी क्यू। अब उस क्यू के भी दो आउटकम्स होंगे, बेशक आपकी मर्ज़ी, आप उसमें फॉल्स को पहले लिख लें, ट्रू को बाद में लिख लें, होंगे तो दो ही आउटकम्स ना। तो हम तरतीब ये बनाते हैं कि पहले ट्रू लिख लिया करते हैं, बाद में फॉल्स लिख लिया करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले फॉल्स लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, ट्रू लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका जो निगेशन है, निगेशन क्यू, वो क्या होगा, यानी क्यू को निगेट करना है। यानी अगर क्यू जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो निगेशन पी या निगेशन क्यू या किसी भी प्रोपोजिशन का निगेशन अब आपको क्लियर हो गया कि इसको हमने कैसे ऑपरेट करना है, और आपने बच्चों इसको याद रखना है। इसके बाद जो अगला ऑपरेटर है वो हमारे पास है बच्चों एंड। यहाँ पर देखें ये एंड का सिंबल है और ये एंड लिखा जाएगा। ये दो प्रोपोजिशन को आपस में ज्वाइंट करता है, दो प्रोपोजिशंस को आपस में मिलाता है, पी और क्यू को। तो इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं पी एंड क्यू से। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोपोजिशन P है और एक प्रोपोजिशन जो है वो Q है। तो बच्चों अब यहाँ पे ज़रा नोट करने वाली बात आ रही है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जब हमारे पास दो प्रोपोजिशंस होती हैं P और Q, तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसके आउटकम्स 4 हो गए हैं। तो बच्चों इसका एक तरीकाकार होता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटकम्स।
आउटकम्स क्या हैं? देखो हमारे पास एक प्रोपोजिशन के कितने रिजल्ट हैं? 2 रिजल्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट्स, ताकि आपको याद रहे रिजल्ट्स, और ऊपर लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों ये बात आप लोगों ने ज़रा जहन में रखनी है। नीचे बेस में रिजल्ट आ जाएंगे, ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट की तादाद आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब एक प्रोपोजिशन अगर लो तो एक प्रोपोजिशन के कितने रिजल्ट होते हैं? 2 रिजल्ट होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब है हमारे पास बेस में आ जाएगा 2, क्योंकि रिजल्ट 2 हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब कॉइन्स कितने लिए हुए या मैंने प्रोपोजिशंस कितने लिए हुए हैं? पी और क्यू। कितनी प्रोपोजिशंस हैं? 2 प्रोपोजिशंस हैं। तो मैंने 2 पावर क्या लिख दी? 2 लिख दी। अब 2 पावर 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब है इसके 4 आउटकम्स हैं। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आई है। अगर हमारे पास प्रोपोजिशंस हो जाते 3, जी आपके जहन में यकीनन ये सवाल हुआ होगा कि अगर 3 प्रोपोजिशंस हो जाएं, जाहिर बात है एक प्रोपोजिशन के रिजल्ट तो हो जाएंगे 2, और पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 2 पावर 3 आंसर इज 8। तो इसका मतलब है 8 प्रोपोजिशंस बनेंगी। अब 8 प्रोपोजिशंस कैसे बनेंगी वो हम 2.5 में जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम 4 प्रोपोजिशंस को बनाने का तरीका सीखते हैं। अब ये 4 आउटकम्स जो हैं ये कैसे बनेंगे? P और Q 2 प्रोपोजिशन, इसके 4 आउटकम्स किस तरह से बनाओगे? पहले कॉलम में आपने 2 दफ़ा बच्चों ट्रू लिख देना है और 2 दफ़ा फॉल्स लिख देना है, और अगले कॉलम के अंदर इनको हाफ करके लिखना है। यानी यहाँ पे पहले कॉलम में कितने ट्रू लिखे हैं? 2 ट्रू लिखें, तो नेक्स्ट कॉलम में 1 टाइम ट्रू लिख लेंगे, 1 टाइम फॉल्स, फिर 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आपके ये 4 रिजल्ट जो हैं वो जनरेट होंगे बहुत आसानी के साथ। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमारे पास ना बच्चों 2 कॉइन हैं, तो एक कॉइन को हमने P कहा हुआ है, एक कॉइन को हमने Q कहा हुआ है। तो आपको पता है कॉइन पे हेड और टेल होते हैं। तो दोनों कॉइन हमने टॉस किए, जब वो नीचे गिरे तो हो सकता है दोनों कॉइन्स पे क्या आ जाएंगे? टेल आ जाएंगे। फिर हमने दोबारा टॉस किए, फिर क्या आया? पहले कॉइन पे टेल, दूसरे पे हेड आ गया, जिसको मैंने F लिखा हुआ है। फिर हमने कॉइन टॉस किए, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। फिर हमने दोनों कॉइन टॉस किए, दोनों पे क्या आ गए? हेड आ गए। तो इसका मतलब है 4 आउटकम्स बनेंगे, इसके अलावा और आउटकम्स कोई बन ही नहीं सकता, कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ये हमने 4 आउटकम्स बना लिए, और तरीकाकार ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से नीचे रिजल्ट, ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिजल्ट 2 हैं एक प्रोपोजिशंस के, वो 2 लिखे, ऊपर नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस 2 हैं तो पावर 2 आ जाएगी, 2 पावर 2 आंसर 4 आउटकम्स बनाने का तरीका, पहले कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगले कॉलम में ट्रू फॉल्स आ जाएगा। जी बच्चों, अब मैं ऑपरेटर जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ अपना। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ P एंड Q। तो बच्चों एंड के लिए आपको पता है कि हम उल्टा V जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड में सिर्फ एक बात होती है, वो क्या है कि दोनों अगर सही होंगे तो रिज़ल्ट सही होगा, अदरवाइज रिज़ल्ट फॉल्स होगा। ठीक है जी, एंड में सिर्फ एक बात होती है। तो इसका मतलब है दोनों देखें रिजल्ट्स बच्चों क्या हैं? ट्रू हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अब हमारे पास अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स। यानी एंड के अंदर अगर दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा, वरना इसका आंसर फॉल्स होगा। मेरा ख्याल है कि ये फ़िक्रा आपको याद यहाँ पर रखना है, जो कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, आप लोगों ने नहीं भूलना कि एंड के अंदर दोनों प्रोपोजिशंस अगर ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, वरना आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट अगला जो ऑपरेटर यूज़ होने जा रहा है वो है हमारे पास और। अब और ऑपरेटर क्या है? ये भी 2 प्रोपोजिशंस के दरमियान अप्लाई होता है। अब 2 प्रोपोजिशंस का टेबल कैसे बनाते हैं वो हम बना चुके, तो अब उसकी डिटेल में मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आगे और ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी P और Q। जी बच्चों, और जो होता है ना इसके 3 आउटकम्स होते हैं, इसके 3 रिजल्ट्स होते हैं। ये शक व शुबे की बुनियाद होती है। यानी और में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखें पहले रिजल्ट में दोनों ही ट्रू हैं, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो बच्चों आंसर फिर भी ट्रू आना है। अच्छा, अब पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, आंसर फिर भी ट्रू आना है। और दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या होना है?
फॉल्स होना है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई ऐसी मुबहम बात नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। एंड में दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू वरना फॉल्स, और के अंदर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू वरना फॉल्स। ठीक हो गया जी। तो अब जहाँ पे एक ट्रू है, जहाँ पे दो ट्रू आ जाए वो तो डेफिनेटली ट्रू होगा, जहाँ पे एक ट्रू आ जाए वो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स आएंगे तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर है, वो है हमारे पास इम्प्लीकेशन का, और उसके बाद फिफ्थ ऑपरेटर है जी बाय कंडीशनल का। इन दोनों को भी हमने समझना है। ये दोनों ऑपरेटर भी दो दो प्रोपोजिशंस के दरमियान अप्लाई होते हैं। अब इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है बच्चों ये देखते हैं। ये ज़रा मैं इससे रेस करने लगा हूँ। जी बच्चों नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है जी P इम्प्लाइज Q। अब इसको हम जाहिर करते हैं इस तरह से, P इम्प्लाइज Q के साथ। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो एरो आप देख रहे हो, इस एरो से पहले हाइपोथेसिस है, एरो के बाद एक्सपेरिमेंट है, और सारी बात डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू है बच्चों, आप ज़रा नोट करना, यहाँ पे आपका जो पहला P है वो हाइपोथेसिस है और Q जो है वो एक्सपेरिमेंट है। तो हाइपोथेसिस आपका जो है ये यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, ये ट्रू है, और एक्सपेरिमेंट भी ट्रू है, तो इसका मतलब है आंसर ट्रू आएगा। मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने, कोई आसान सी बात की है ना, कि अगर पहला जो फ़र्ज़ करने वाली बात है वो ट्रू है, तजर्बा भी सही आ रहा है, जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब वो बात तो ठीक हो गई। अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जी, आपका अगर हाइपोथेसिस ठीक है लेकिन एक्सपेरिमेंट फॉल्स हो रहा है, तो इसका मतलब है इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। जी बच्चों इसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस लेट्स सपोज के गलत हो गया है लेकिन एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ट्रू मान लेंगे। उसके बाद फोर्थ जो रिजल्ट है वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, वो टेक्निकल है। वो कैसे टेक्निकल है, देखो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू फॉल्स है, यानी जो हमने मफरूज़ा कायम किया वो फॉल्स है, और एक्सपेरिमेंट भी फॉल्स हो रहा है, तो इसका मतलब है अल्टीमेटली ये बात क्या हो गई, ठीक हो गई। तो इसको हम क्या मानेंगे, ट्रू मान लेंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ फॉल्स उस केस में आएगा जिस केस में हमारे पास पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, यानी एरो से पहले वाला ट्रू होगा, एरो के बाद वाला बच्चों फॉल्स होगा, वो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स है। अदरवाइज सारा का सारा आंसर क्या है, ट्रू है। अब मेरी बात को आपने जहन में रखना है, एरो से पहले जो लिखा हुआ है वो ट्रू हो, एरो के बाद जो लिखा हुआ है वो फॉल्स हो, तो आंसर फॉल्स होगा, वरना क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। तो ये बात भूलेंगे नहीं आप। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है जी बाय कंडीशनल का। अब बाय कंडीशनल जो है उसको हम डिनोट करते हैं किस तरह से, P इन बाय कंडीशनल Q से। अब P बाय कंडीशनल Q क्या होता है, देखो P और Q दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं, अगर उनका रिजल्ट सेम है तो रिजल्ट ट्रू है, अगर अपोजिट रिजल्ट है तो फॉल्स है। बहुत आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से लफ्ज़ों में, वरना इसको कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है, इसके अंदर और बड़ी सारी डिटेल है, लेकिन अगर हम ये ऑनलाइन के अंदर उस डिटेल पे जाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो सिंपल आपने लफ्ज़ों को याद रखना है। सिंपल क्या है कि P बाय कंडीशनल Q मतलब दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी आंसर बच्चों ट्रू होगा, क्योंकि दोनों सेम रिजल्ट्स हैं। सेम रिजल्ट जब होंगे दोनों प्रोपोजिशंस के तो आंसर ट्रू होगा, जब अपोजिट रिजल्ट्स हैं तो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास टेबल था जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को 2 बार सुने, मेरी बातों को सुनकर आप राइट डाउन कर लें, फिर उन लाइनों को याद रखें कि मैंने एंड में क्या बोला, और में क्या बोला, इम्प्लीकेशन में क्या बोला और बाय कंडीशनल में क्या बोला। जब तक आपको ये लाइनें नहीं याद होंगी, याद रखो हमारी एक्सरसाइज समझ नहीं आनी हमें। तो इसलिए एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लें। तो इस लेक्चर में हम आपको मौका देते हैं कि आप इन पॉइंट्स को याद रख लें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।